हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें हमारा आज का है चैप्टर नंबर 11 दैट इज एम्प्लॉय मेंटेनेंस। देखो भाई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिसको दो पार्ट में मोटा मोटी डिवाइड करते हैं। एक होते हैं फिजिकल रिसोर्सेज, एक होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर आपका मशीन आ गया, बिल्डिंग आ गया, मटेरियल आ गया, फर्नीचर आ गया, ये सब आपके फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर होते हैं। और एक तरफ होते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेज जिसमें आपके उस बिजनेस का ओनर हो गया, मैनेजर हो गया, एम्प्लॉइज हो गए, वर्कर्स हो गए। अब जो जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज है, मशीन है, मटेरियल है, वो अपने आप ऑपरेट नहीं होते है ना। एआई आ गया है, लेकिन एआई को यूज करने के लिए भी आपको मैन की जरूरत पड़ेगी। तो जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं उनको ऑपरेट करके बिजनेस को चलाते कौन है? ह्यूमन रिसोर्सेज। तो बात यहां पर ये है कि जो फिजिकल रिसोर्सेज है, जैसे मशीन होगी, बिल्डिंग होगी, मटेरियल हो गया, इन सब का मेंटेनेंस करना पड़ता है ना। जैसे मशीन है, उसका टाइम टू टाइम रिपेयरिंग, उसके कई बार कंपोनेंट या पार्ट्स चेंज करवाना पड़ते हैं, उसको रिप्लेस करना पड़ता है। बिल्डिंग की भी मेंटेनेंस करनी पड़ती है ना, रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। ओके, तो क्या ह्यूमन रिसोर्सेज का भी हमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा? क्या हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉइज है उनका मेंटेनेंस जरूरी नहीं है? उनका मेंटेनेंस कैसे जरूरी है और क्यों जरूरी है, वो सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। ओके जी, ठीक। तो देखिए, यहां पर क्या मीनिंग है हमारे एम्प्लॉय मेंटेनेंस का। भाई, एम्प्लॉय को सर कैसे मेंटेन करेंगे? तो एम्प्लॉय मेंटेनेंस रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज एंड मेजर्स टेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। वो सारी एक्टिविटीज और मेजरमेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन लेता है ताकि एम्प्लॉइज की जो हेल्थ है वो प्रोटेक्ट रह सके। क्योंकि हेल्दी होगा एम्प्लॉय, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, तो वो जाके अपने काम को अच्छे से कर पाएगा। तो एम्प्लॉइज की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, जहां वो काम कर रहा है अगर वहां पर कुछ हैजर्ड्स है, कुछ डेंजर है, तो उससे एम्प्लॉय को सेफ रखना, यानी कि एम्प्लॉइज की सेफ्टी। ओके जी। फिर आता है एम्प्लॉइज की वेलफेयर फैसिलिटी, यानी कि उसकी भलाई के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज उसको देना। जब आप इन तीन चीजों के ऊपर काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने एम्प्लॉइज की हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ्टी को इंश्योर करते हैं और वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो इसका मतलब आप एम्प्लॉइज की मेंटेनेंस पर ध्यान दे रहे हैं। वैसे ही अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें यह था कि भाई रिक्रूटमेंट निकालना, फिर एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करना, फिर उसका प्लेसमेंट करना, फिर ट्रेनिंग वगैरह देना, फिर उसके डेवलपमेंट पे काम करना, उसको कंपनसेट करना, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, ये सब ठीक है, वो एक तरफ है। ये उसके आगे की कहानी कह रहा है। ये कह रहा है कि ओनली ट्रेनिंग से क्या होगा भैया? ट्रेनिंग से क्या एम्प्लॉय की हेल्थ सही हो जाएगी? नहीं, वो ट्रेनिंग तो उसकी स्किल की दी जा रही है, लेकिन उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे काम करना, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना, वो ऐसे डेंजर में काम ना करें। अगर कर रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, क्या वो ले रहा है? ओके जी, ठीक। तो आइए पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। इससे एम्प्लॉइज की जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। देखो, यहां पर यही बोल रहा है, केवल रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग इनफ नहीं है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस चाहते हो लंबे टाइम तक, तो फिर आपको एम्प्लॉइज को ज्वाइन करने के बाद उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी, उनके मोटिवेशन, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी, उनके वर्किंग कंडीशन, सब पे काम करना पड़ेगा। ओके जी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहां पर सीधा एम्प्लॉय की हेल्थ पर, कि जो एम्प्लॉइज की हेल्थ है उससे क्या मतलब है। हमने बोला कि उनकी एम्प्लॉइज की हेल्थ पर जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो कैसे रखेंगे हम? और हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब है फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग। तीनों चीजें मैंने पहले दो ही बताई थी, एक और आ गया, सोशल वेलबींग भी है ना भैया। वो एक ऐसा नहीं हो कि वो अपने आप को अकेला महसूस करे, दैट इज, है ना, ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व महसूस करे। ओके, ये भी एक हेल्थ का इशू होता है। तो यहां पर हेल्दी एम्प्लॉय जो होगा ना, वो केवल डिजीज फ्री नहीं होगा, उसको कोई मेंटली या फिजिकली बीमारी भी नहीं होगी, लेकिन वो मेंटली स्टेबल होगा, इमोशनली बैलेंस्ड होगा, सोशली कंफर्टेबल होगा। जिस वजह से फिजिकली अगर फिट हुआ ना, मेंटली अगर फ्री हुआ, तो अच्छे से आपके काम पे फोकस कर पाएगा। तो इंडस्ट्रियल जो हेल्थ है एम्प्लॉइज की, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? मतलब एम्प्लॉइज की हेल्थ अच्छी रहेगी तो इससे इंडस्ट्री को क्या फायदा मिलेगा, क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहले तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि देखो, अगर हेल्दी एम्प्लॉय होगा तो एफिशिएंटली काम करेगा, अनहेल्दी एम्प्लॉय होगा तो वो काम धीरे धीरे करेगा, मिस्टेक्स ज्यादा करेगा, तो उससे नुकसान होगा। ओके, तो हेल्दी फैक्ट्री वर्कर्स प्रोड्यूस मोर
गुड्स। नेक्स्ट इंडस्ट्री को जो इंपॉर्टेंस है एम्प्लॉय की हेल्दी होने से, वो है रिड्यूस एब्सेंटिज्म, यानी कि वो एब्सेंटिज्म नहीं रहेगा, एब्सेंट नहीं रहेगा। हेल्दी होगा तो डेली काम पे आएगा, छुट्टियां नहीं लेगा, इससे भी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा भैया। नेक्स्ट है रिड्यूस लेबर टर्नओवर, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि मेंटली फिजिकली वो फिट है, उनको कोई परेशानी नहीं है, तो वो लंबे टाइम तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहेंगे। अगर आप एम्प्लॉइज की हेल्थ पर काम करते हो, उनकी हेल्थ पर ध्यान देते हो, तो इंप्रूव होता है इससे मोरल और मोटिवेशन दोनों। एम्प्लॉय फील वैल्यूड, उनको वैल्यूड फील होता है कि कंपनी हमारे जो है हेल्थ के बारे में भी सोच रही है ना, और इस वजह से हमेशा वो मॉरल उनका इंप्रूव रहता है और मोटिवेटेड भी रहते हैं। रिड्यूस होते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, बिल्कुल। अगर आप एम्प्लॉइज की हेल्थ पर ध्यान देते हो, एक फिजिकली फिट एम्प्लॉय है या वर्कर है तो अच्छे से काम करेगा, एक फिजिकली या मेंटली फिट एम्प्लॉय जो है वो मशीन को अच्छे से ऑपरेट करेगा, मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहेंगे, फोकस रहेगा। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। बिल्कुल, ये तो सिंपल है बहुत। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन मतलब जो कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई या मैनेजमेंट की कॉस्ट हो गई, वो कम लगेगी। क्यों? क्योंकि हेल्दी वर्कर जो है मिस्टेक्स नहीं करेगा, मिस्टेक नहीं करेगा तो वेस्टेज नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, मनी वेस्ट नहीं होगा, मटेरियल वेस्ट नहीं होगा, कम इक्विपमेंट वेस्ट नहीं होंगे, तो उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट जो है वो क्या आएगी? कम आएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वर्किंग कंडीशन अफेक्टिंग हेल्थ। बिल्कुल, जो वर्किंग कंडीशन होती है ना, वो अफेक्ट करती है हेल्थ को। और वर्किंग कंडीशन का मतलब जहां पर एम्प्लॉइज या वर्कर्स काम कर रहे हैं वह क्लीनलीनेस है या नहीं, साफ सफाई है कि नहीं है, वहां पर क्लीन होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर बहुत सारी डिजीज, इन्फेक्शंस, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसलिए जहां पर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वहां साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा लाइटिंग, है ना। वर्किंग कंडीशन के अंदर क्या लाइटिंग की प्रॉब्लम होती है कई बार। प्रॉपर लाइटिंग शुड बी प्रोवाइडेड एट वर्क प्लेस। पुअर लाइटिंग होगी तो आई स्ट्रेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फैटिग्यू हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। बिल्कुल, तो प्रॉपर लाइट्स जो है वो होनी जरूरी है। फैक्ट्री वर्कर कैन नॉट प्रॉपरली सी मशीन पार्ट ड्यू टू डिम लाइट, एक्सीडेंट वहां पर हो सकता है। सो इसीलिए अगर आप लाइटिंग अच्छी है तो एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और क्वालिटी ऑफ वर्क भी इंप्रूव होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर और वेंटिलेशन। जो वर्किंग कंडीशन है ना, वहां पर जहां पर काम करते हैं एम्प्लॉइज, वहां पर टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। जैसे ह्यूमंस को टेम्परेचर चाहिए वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। वेंटिलेशन यानी कि भैया ऐसा नहीं हो कि सफोकेशन ही हो जाए, है ना, ज्यादा क्राउड भी नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें ध्यान रखना चाहिए। फ्रेश एयर जो है और प्रॉपर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होना चाहिए। नहीं तो फिर सफोकेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो एम्प्लॉइज जो है वो बीमार पड़ जाएगा। फ्रीडम फ्रॉम नॉइस, कई बार जैसे हम भी यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं ना, तो इस रूम के अंदर इस तरीके से इस रूम के अंदर बहुत सारी चीजें लगाई गई है, इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, और गेट्स को इस तरीके से बनाया गया है कि बाहर की वॉइस जो है वो अंदर नहीं आए। अगर बाहर की वॉइस अंदर आएगी, ट्रैफिक है, बहुत सारी चीजें है, सिटी में रहते हैं, तो प्रॉपर जो है सब्जेक्ट पे फोकस ही नहीं रहेगा, अच्छे से पढ़ाई नहीं पाएंगे, है ना। डिस्टर्बेंस आपको भी होगा और मुझे भी होगा। ओके, तो वो है। तो अगर जो है नॉइस है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉइस लेवल अगर ज्यादा है तो उसको कंट्रोल में जितना लाया जा सकता है उतना लाया जाना चाहिए। एक्सेसिव नॉइस से भैया बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, हियरिंग एबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, कंसंट्रेशन जो है वो नहीं होगा, डिस्टर्ब हो जाए। अभी बाहर से आवाज आने लग जाए जोर जोर से, है ना, तो फिर मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मेरा कंसंट्रेशन यहाँ नहीं रहेगा। ओके, डस्ट कंट्रोल, कई बार फैक्ट्री के अंदर डस्ट बहुत ज्यादा होती है, उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए जाने चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉइज के जो लंग्स है, ब्रीदिंग सिस्टम है और मशीनरी की जो लाइफ स्टाइल है वो खत्म हो सकती है। जैसे यहाँ पर इस रूम के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, और जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरी होती है ना, वो डस्ट से खराब होती है। इसीलिए इसमें टेम्परेचर भी है ना, ज्यादा हाई टेम्परेचर में भी कंप्यूटर्स, कैमराज, फोन, ये डिजिटल बोर्ड ये खराब हो जाते हैं, इनकी लाइफ कम हो जाती है। तो प्रॉपर यहाँ पर एसी वगैरह की जरूरत पड़ती है गर्मियों के अंदर, तो वो जैसा आपका वहां पर काम चल रहा है उस हिसाब से आपको ये सब कुछ करना पड़ता है। बहुत सारी जो फैक्ट्रीज होती है या बहुत सारी जो खाने होती है ना, जहां पर माइनिंग होती रहती है ना, माइंस के अंदर, तो वहां डस्ट बहुत होती है, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, मिनिमम किया जा सकता है, मास्क वगैरह दो, मशीनें लगाओ। ओके, ताकि एम्प्लॉइज की हेल्थ पे बुरा असर ना पड़े। ओके जी, सो यहां पर नेक्स्ट आता है हमारा 3.5 के बाद 3.6 वर्किंग कंडीशन के अंदर
वर्किंग स्पेस एंड सिटिंग अरेंजमेंट, बिल्कुल प्रॉपर, है ना, नहीं तो ज्यादा भीड़ भाड़ होगी तो सफोकेशन होगा, है ना, काम अच्छे से नहीं होगा, है ना, क्राउड ज्यादा फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ज्यादा क्राउड भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा क्राउड है तो स्पेस ज्यादा लो, एक दो और फैक्ट्री लगा दो। सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए ताकि लंबे टाइम तक काम कर सके एम्प्लॉय, सिट, है ना, नहीं तो बॉडी पेन वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, ये तो हो गए भाई इससे पहले जो हमने पढ़े कि भाई जो आपका वर्किंग कंडीशंस है उनको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, इससे एम्प्लॉयज की हेल्थ जो है वो बनी रहेगी, अच्छी बनी रहेगी। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स एंड डिजीज। कई बार जो आपकी जॉब है उससे, जॉब ही ऐसी है कि उसमें कुछ ना कुछ डेंजर, कुछ ना कुछ डिजीज आपको होगी होगी, मतलब एम्प्लॉय को होगी होगी, क्योंकि काम का जो नेचर है वो ऐसा ही है। जैसे आप किसी माइंस में कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वहां पर डस्ट वगैरह, वेंटिलेशन की कम फैसिलिटी होगी, तो वहां पर ये होगा ही होगा, तो वहां पर कुछ खतरे होंगे, कुछ डेंजर्स होंगे, कुछ हैजर्ड्स होंगे, एंड इसके अलावा कुछ बीमारी होने के भी चांसेस हैं। तो वहां पर क्या किया जाए, तो वहां पर कुछ ऐसे चीजें की जाए, कुछ कंपोनेंट्स या कुछ सेफ्टी वगैरह का ऐसा ध्यान रखा जाए कि उन हैजर्ड्स को, उन डेंजर को, उन डिजीज के खतरे को कम किया जा सके। ओके, सो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स आर डेंजर अराइजिंग ड्यू टू नेचर ऑफ जॉब और वर्क प्लेस कंडीशन। अब जॉब ऐसी है तो वो होगा ही होगा, जैसे केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो भाई केमिकल के संपर्क में आने के चांसेस रहेंगे रहेंगे, डस्ट, रेडिएशन, नॉइज, ये आपके हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो जॉब है वो ऐसा ही है कि इन सब खतरे रहेंगे ही रहेंगे। तो फिर ये कौन कौन से खतरे होते हैं, हैजर्ड्स होते हैं, सबसे पहले इनको समझते हैं। सबसे पहले होते हैं केमिकल हैजर्ड्स। इसमें क्या होता है, वर्कर कम इन कांटेक्ट विथ एसिड्स, गैसेस, केमिकल, इनके कांटेक्ट में आने के से, केमिकल के कांटेक्ट में आने से स्किन डिजीज, कैंसर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम ये हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे एजर्ट्स होते हैं वो बायोलॉजिकल एजर्ट्स होते हैं, जिसमें जो है काम ऐसा है कि वहां पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगी ये हो सकता है। हॉस्पिटल जो स्टाफ होता है उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस कई बार ज्यादा रहते हैं अगर वो प्रॉपर क्योर ना करे तो। फिर आते हैं एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, इसमें रेडिएशन, वाइब्रेशन, सॉक्स, नॉइज ये हो सकते हैं। एटमॉस्फेरिक हैजर्ड्स भी होते हैं, पुअर वर्कप्लेस से एटमॉस्फेरिक हैजर्ड्स हो जाते हैं। कई बार वेंटिलेशन की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होने से, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होने से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, ठीक। अब ये जो हैजर्ड्स हैं, बिल्कुल ये तो है, हमने पढ़ लिए। अब इनसे प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो दो तरह के प्रोटेक्शन इससे लिए जा सकते हैं। एक प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं और एक क्रिएटिव मेजर्स होते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब वो बीमारी या वो डिजीज या वो हैजर्ड खतरा पैदा होने से पहले ही उसको कम कर दिया जाए। और क्रिएटिव का मतलब कोई एम्प्लॉय को इन्फेक्शन हो गया है, वो उसके संपर्क में आ गया, इस तरीके से वो बीमारी की जकड़ गया है, अब उसको उसी समय किस तरीके से क्योर किया जाए। तो दो तरह के, एक बिफोर एक आफ्टर। तो आइए पढ़ते हैं। प्रिवेंटिव जो हमारे मेजर्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्टेप टेकन टू प्रिवेंट डिजीज बिफोर दे अकर, बीमारी होने से पहले प्रिवेंट करना। जैसे साफ सफाई का ध्यान रखो, सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी प्रोवाइड किए गए हैं वो प्रॉपर अवेलेबल होने चाहिए और एम्प्लॉइज प्रॉपर उसको यूज भी करें, उसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करें। वेंटिलेशन की प्रॉपर सुविधा पहले से ही कर दो, तो बीमारी होने से पहले, खतरे को पहले से ही टाला जा सकता है। क्रिएटिव के मेजर्स का मतलब हो गया भाई बीमारी हो गई, ट्रीटमेंट आफ्टर डिजीज और इंजरी, इंजरी या वो डिजीज हो गई है, अब आप कैसे फटाफट से उसको जो है कम कर सकते हैं या उसको मेडिकल फैसिलिटी दे सकते हैं, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आप एम्प्लॉय की हेल्थ पर फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल हेल्थ प्रोग्राम। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, इंडस्ट्रियल हेल्थ प्रोग्राम चलाओ, इससे जो है एम्प्लॉइज की हेल्थ जो है उसके ऊपर बहुत सारे जो प्लान्स वगैरह बने हुए हैं उनको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे इंडस्ट्रियल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं इसके मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो इसमें सबसे पहले सैनिटेशन एंड हाइजीन के ऊपर काम किया जाता है, फिर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के ऊपर काम किया जाता है, जैसे वैक्सीनेशन और मेडिकल केयर प्रोवाइड कर दिया, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, मतलब एम्प्लॉइज की हेल्थ को रेगुलर चेक कराते रहो, प्रोफेशनल डॉक्टर एंड नर्सेज को अपॉइंट करते रहो या उनका सपोर्ट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, फर्स्ट एड फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये जो अगर चीजें जो है इन चीजों पे ध्यान रखा जाए तो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ प्रोग्राम या इंडस्ट्रियल हेल्थ प्रोग्राम जो है आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये ऐसे प्रोग्राम्स आपको अपनी इंडस्ट्री में चलाए जाने चाहिए।
ताकि एम्प्लॉइज की जो सेफ्टी है, हेल्थ है, उस पर ध्यान रखा जाए। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा ये था एम्प्लॉइज की हेल्थ के बारे में। अब हम पढ़ते हैं एम्प्लॉय की सेफ्टी के बारे में। भैया सेफ्टी से मतलब क्या है यहाँ पर? एम्प्लॉय सेफ्टी मींस प्रोटेक्टिंग वर्कर, यानी कि एम्प्लॉइज को, वर्कर को प्रोटेक्ट करना एक्सीडेंट से और इंजरीज से एट अ वर्क प्लेस। बिल्कुल, कई बार आपका जॉब ऐसा होता है कि वहां पर मशीनरी वगैरह इस लेवल की होती है कि वहां पर कई बार कुछ भी एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको कम करना, उससे एम्प्लॉय को सेव करना। यानी से अगर कोई सेफ्टी है तो वहां पर एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अनसेफ वर्क प्लेस है तो वहां पर एक्सीडेंट, लॉसेस, एम्प्लॉइज के बीच में डर, ये बना रहेगा। तो अगर सेफ वर्किंग कंडीशंस हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? हायर प्रोडक्टिविटी होगी, बेटर हेल्थ होगी, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे, स्ट्रेस नहीं होगा, कॉस्ट बचेगी, डाउन टाइम नहीं होगा, स्मूथली वर्किंग होगा, टाइम बचेगा आपका। जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है उसके कारण क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल जो एक्सीडेंट है उनके कारण होते हैं, सबसे फर्स्ट अनसेफ कंडीशंस। कई बार जो काम है वो इतना डेंजर है कि वहां पर डिफेक्टिव मशीन आपने लगा दी है, पुअर लाइटिंग है, ओवर क्राउडिंग है, तो वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। अनसेफ एक्ट, कई बार जो है एम्प्लॉइज जो है वो इग्नोर करता है रूल्स एंड रेगुलेशन को, पॉलिसीज को, लापरवाही करता है, जिस वजह से भी हो सकता है। इसलिए उनको टाइम टू टाइम ट्रेन किया जाना चाहिए, उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए। और मिसलिनियस कॉजेज का मतलब स्ट्रेस, अल्कोहल एडिक्शन, है ना, होता है ना कई बार ऐसे कुछ लापरवाह लोग आ जाते हैं जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर ऐसे कुछ है तो उनको हटाओ या उनके ऊपर एक्शन लो टाइम पे। ओके, क्या स्टेप्स हैं जो एम्प्लॉइज की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं? तो सबसे पहले भाई सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर सेफ्टी कमिटी बनाओ जो उन पॉलिसीज को अप्लाई करें। फिर सेफ्टी इंजीनियरिंग करो, यानी कि इस तरीके से डिजाइन करो अपने वर्किंग प्लेस को, मशीन्स को प्रॉपर, ताकि वहां पर कम से कम एक्सीडेंट होने के चांसेस रह सकें। सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दो उनको, और वो ट्रेनिंग इन रूल्स एंड रेगुलेशन को सारे एम्प्लॉइज जो है फॉलो करें। रोल ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, गवर्नमेंट भी कई बार सेफ्टी लॉज भी जो है अप्लाई करती है, एनफोर्स करती है ऑर्गेनाइजेशंस को कि भाई ये तुमको लॉज जो है फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है हमारा एम्प्लॉइज वेलफेयर। एम्प्लॉइज वेलफेयर का मतलब क्या है? एम्प्लॉय वेलफेयर इंक्लूड सर्विस एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर एम्प्लॉय फॉर वेलबींग। उनकी वेलबींग के लिए सर्विस या फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जैसे एम्प्लॉइज की हेल्थ के लिए उनका हेल्थ इंश्योरेंस करवा देना, उनके कंफर्ट के लिए कुछ करना, उनके हैप्पीनेस के लिए कुछ करना, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जैसे कैंटीन प्रोवाइड कर देना, मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देना, एजुकेशन सपोर्ट प्रोवाइड कर देना। तो ये सब जो है ये आता है हमारा एम्प्लॉइज वेलफेयर के अंदर। एम्प्लॉय वेलफेयर जो है उसके फीचर क्या है? देखो, कंप्रहेंसिव कॉन्सेप्ट होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है, ये प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट दोनों एम्प्लॉइज के वेलबींग पे काम करते हैं। इंप्रूव करना एम्प्लॉइज की लाइफ को, और वेंटिलेशन ऑफ सॉरी वॉलंटरी और स्टेचुरी होना चाहिए। वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज की वेलफेयर प्रोग्राम चला सकती है। स्टेचुरी मतलब कानून बोलेगा कि आपको ये करना ही करना होगा। क्या फायदे हैं एम्प्लॉइज वेलफेयर के? तो बहुत सारे फायदे हैं। इससे मॉरल इंप्रूव होता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, इंडस्ट्रियल पीस इंप्रूव होता है, एब्सेंट नहीं रहता है एम्प्लॉइज, और अट्रैक्ट होते हैं स्किल्ड वर्कर। इनकी आप उनके ऊपर पूरा, उनकी हेल्थ के ऊपर, उनकी सेफ्टी के ऊपर, उनके वेलफेयर के ऊपर काम करोगे तो अच्छे अच्छे स्किल वाले लोग जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो ये था हमारा एम्प्लॉय मेंटेनेंस। तो चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।